आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। हफ्ता शुरू हो गया है, 12 जुलाई की शाम है आज और मैं नितिन ठाकुर फिर ले आया हूं आज तक रेडियो पर इवनिंग न्यूज पॉडकास्ट। दिन भर देश दुनिया की तमाम खबरों के साथ हमेशा की तरह चुनिंदा खबरों का एनालिसिस भी करेंगे। फटाफट बताता हूं किन खबरों पर बात होगी आज। कोरोना को लेकर सब पूछ रहे हैं कि थर्ड वेव कब आ रही है। देश के एक नामी डॉक्टर का दावा है कि वो आ चुकी है, तो हम आर फैक्टर की बात करेंगे जिससे वायरस के फैलने की रफ्तार का पता चलता है और समझेंगे कि वेव आई है या नहीं। चित्रकूट में आरएसएस की अहम बैठक चल रही है और जो खबरें वहां से आ रही हैं वो भी बड़ी अहम हैं, तो नजर उन पर भी डालेंगे। फिर दक्षिण भारत से एक बड़ा राजनीतिक समाचार चला और पूरे देश में चर्चा का विषय बन गया। वो ये है कि सुपरस्टार रजनीकांत ने अपनी पॉलिटिकल पार्टी खत्म करने का डिसीजन लिया है। इसके पीछे रही वजहों की तहकीकात जरूर करेंगे और आखिर में बात करेंगे सीनियर जर्नलिस्ट और पॉडकास्टर परवेज आलम से, जो लंदन में हैं। बात उनसे होगी यूरो कप के फाइनल मुकाबले के बाद सोशल मीडिया पर हुई एग्रेसिव और रेसिस्ट टिप्पणियों की। किन पर ये कमेंट हुए और इन कमेंट्स के मूल में क्या है समझेंगे, लेकिन पहले प्रतीक वाघमारे से हेडलाइन सुनते हैं। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने 14 जुलाई को पार्लियामेंट्री स्ट्रैटेजी ग्रुप की बैठक बुलाई है। इस बैठक में कई अहम फैसले लिए जा सकते हैं। सूत्रों के अनुसार लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी को उनके पद से हटाया जा सकता है। इस पद की रेस में शशि थरूर, मनीष तिवारी, गौरव गोगोई सबसे आगे चल रहे हैं। जम्मू कश्मीर की पूर्व सीएम महबूबा मुफ्ती ने आतंकी सलाउद्दीन के बेटों को सरकारी नौकरी से बर्खास्त किए जाने पर कहा है कि पिता के कामों के लिए बेटों को कैसे सताया जा सकता है। इसके साथ साथ मुफ्ती ने जम्मू कश्मीर को फिर से विशेष दर्जा देने की मांग दोहराई है। 21 साल की आरती तिवारी ने यूपी जिला पंचायत अध्यक्ष के रूप में शपथ ली। बलरामपुर की जिलाधिकारी श्रुति ने उन्हें पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। इसके साथ ही आरती तिवारी के नाम इस साल यूपी की सबसे कम उम्र की जिला पंचायत अध्यक्ष बनने का रिकॉर्ड दर्ज हो गया है। पंजाब में आम आदमी पार्टी ने आज कांग्रेस पार्टी पर 3 कंपनियों से कई करोड़ रुपए लेने का आरोप लगाया है। आरोप के मुताबिक पंजाब में इन तीनों कंपनियों के थर्मल पावर प्लांट्स हैं, जिसके मुताबिक L&T कंपनी ने कथित रूप से कांग्रेस पार्टी को 2004 से 2014 के बीच 18 करोड़ 25 लाख रुपयों का भुगतान किया है। किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि 5 सितंबर को वो एक बड़ी पंचायत करेंगे जिसमें किसान आंदोलन के लिए आगे की रणनीति बनाएंगे। उन्होंने ये भी कहा कि वे चुनाव नहीं लड़ेंगे लेकिन वोट की चोट देंगे। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने यूपी की नई जनसंख्या नीति पर तंज कसते हुए कहा कि सिर्फ कानून बनाकर जनसंख्या पर नियंत्रण करना संभव नहीं है। जब महिलाएं शिक्षित होंगी तो अपने आप प्रजनन दर घटेगी। और आम आदमी को मई के मुकाबले जून में खुदरा महंगाई के मोर्चे पर थोड़ी राहत मिली है। जून में खुदरा महंगाई दर घटकर 6.26% हो गई है, जबकि इससे एक महीने पहले मई में खुदरा महंगाई दर 6.30% रही थी। कोरोना को लेकर देश में मिला जुला माहौल बना हुआ है। कुछ जगह तो लोग मजे में घूमने निकल पड़े हैं और केरल, महाराष्ट्र का आलम यह है कि नए केस धड़ल्ले से आ रहे हैं। देश के 8 राज्यों में पूर्ण लॉकडाउन जैसी पाबंदियां भी साथ साथ जारी हैं। इस सब के बीच लोग सवाल पूछ रहे हैं कि थर्ड वेव कब आ रही है। हैदराबाद यूनिवर्सिटी के पूर्व वीसी और जाने माने डॉक्टर विपिन श्रीवास्तव कह रहे हैं कि थर्ड वेव आ चुकी है। उनका कहना है कि 4 जुलाई के बाद से जिस तरह से केसेस दर्ज हुए और मौत दर्ज हुई, वो ठीक उसी ट्रेंड को फॉलो कर रहा है जब देश में दूसरी लहर ने दस्तक दी थी। यानी इस हिसाब से 4 जुलाई के बाद से ही तीसरी लहर ने देश में एंट्री कर ली है। बढ़ते मामलों में सबसे अहम चीज आर फैक्टर है, जो देश के अलग अलग हिस्सों में वायरस के फैलने की रफ्तार की जानकारी देता है। आंकड़ों के मुताबिक ये आर फैक्टर एक बार फिर से तेजी से बढ़ रहा है। मैंने इंडिया टुडे के डेटा इंटेलिजेंस यूनिट के मेंबर दीपू राय से बात की और उनसे पूछा कि केरल और महाराष्ट्र में R0 कितना और क्यों बढ़ा। देखिए, सबसे पहले तो आपको बता दूं कि महाराष्ट्र में केरल का R0 1 से ज्यादा हो गया है और ये लास्ट 1 वीक में पहले करीब 4 जुलाई को 1 से ऊपर गया था।
लेकिन 10 तारीख का, क्योंकि आर नॉट का कैलकुलेशन जो होता है वो 14 डेज या 7 डेज के केसेस के, न्यू केसेस के डेटा पर डिपेंड करता है। तो जो 10 जुलाई तक का जो डेटा अभी अवेलेबल हुआ है, जो कैलकुलेशन हुआ है, उसके अकॉर्डिंगली पहली बार ऐसा हुआ है कि 1 को स्लाइटली क्रॉस कर गया है महाराष्ट्र 4 जुलाई के बाद। 4 जुलाई का और नॉट महाराष्ट्र के लिए 1.0 था और तब केसेस करीब करीब 9,336 के अराउंड थे। अब केसेस जो है, डेली केसेस की बात मैं कर रहा हूँ, 8,296 है। इसके बावजूद भी 1.001, यानी कि एक तरह से एक के ऊपर वो स्ट्रगल कर रहा है और एक से स्लाइटली भी ऊपर जाना और नॉट का बहुत खतरनाक माना जाता है। और अगर हम केरल की बात करें तो केरल पिछले 4 दिन से केरल में इसी टाइम फ्रेम के दौरान, यानी कि 10 जुलाई तक का जो नंबर है, पिछले 4 दिनों तक लगातार 1 से एबव रहा है। और वहाँ पे अभी जो इस दौरान जो केसेस रहे हैं वो 14,000, 13,000 और करीब एक दिन करीब 7 जुलाई को 15,000 तक थे और उस दिन आर नॉट 1.04 था। तो ये इन्फेक्शन की का रेट जो है टोटली डिपेंड करता है न्यू केसेस के जो कैलकुलेशन होता है, और उसको और नॉट इनिशियली बोलते थे, अब RT बोलते हैं, क्योंकि एक T+1 यानी कि एक टाइमिंग के बाद और नॉट स्टार्टिंग का फेज जब होता है इन्फेक्शन का, उस टाइम पे कैलकुलेट किया जाता है। तो ये जो RT जिसको हम बोलते हैं, ट्रांसमिशन का जो एक तरह से ओवर द टाइम कितना इन्फेक्शन, एक आदमी, एक इन्फेक्टेड पर्सन कितने लोगों को इन्फेक्ट कर रहा है, इस रेट को जो बताता है वो 1 से ज्यादा हो गया है। तो ये एक बहुत ही चैलेंजिंग फेज से गुजर रहा है केरला सबसे ज्यादा। और उसके बाद लेकिन तर्जुब ये है कि महाराष्ट्र में भी 1 से ज्यादा केसेस जो है वो बढ़ने लगे हैं। तो ये एक आप अंदाजा देख सकते हैं कि दोनों स्टेट जहाँ पे की केसेस अभी भी करीब एक महाराष्ट्र में 8,000 से 8,500 9,000 के बीच में है पिछले 1 वीक का अगर आप देखें तो, और वही पे केरल में भी करीब करीब 14 से 15,000 के बीच में डेली केसेस अगर आ रहे हैं और नॉट 1 से ज्यादा है, तो सिचुएशन बहुत खराब है। लेकिन ये माना जा रहा है कि केरल सबसे ज्यादा एग्रेसिवली टेस्टिंग कर रहा है और रीजन ये है कि इस वजह से केसेस बढ़ रहे हैं, केसेस सामने आ रहे हैं। अच्छा दीपू जी, आने वाले दिनों में आर नॉट का क्या ट्रेंड रहेगा? कितने और बढ़ने या कम होने की गुंजाइश है? देखिए, अभी जिस तरह से सिचुएशन केरल और महाराष्ट्र में दिख रहा है उसमें यह है कि ये अराउंड 1 के आसपास रहेगा आर की वैल्यू, और वो महाराष्ट्र और केरल दोनों में रहेगी आर की वैल्यू 1 से ज्यादा, क्योंकि अभी भी जो ट्रेंड दिख रहे हैं, पिछले ट्रेंड जो दिख रहे हैं, लास्ट आपको मैं बताऊं कि महाराष्ट्र में करीब करीब 4 जुलाई से पहले जो आर नॉट की वैल्यू थी वो 10 के अगर कहा जाए कि काफी पहले इस महीने में तो नहीं रही, यानी कि जून के लास्ट में करीब एक बार 1 के आसपास आई थी। लेकिन केरल में आपको बताएं कि पूरे महीने जुलाई से, पहली जुलाई से लेकर अब तक तकरीबन केवल 2 बार ऐसा रहा है जबकि आर की वैल्यू 1 से नीचे गई है, और महाराष्ट्र में जबकि 6 बार 7 बार नीचे गई है। लेकिन 10 जुलाई को लेटेस्ट जो नंबर अवेलेबल है आर का, उसके अकॉर्डिंगली अभी 1 से ज्यादा है। तो ये ट्रेंड शो कर रहा है कि महाराष्ट्र अराउंड 1 के रहेगा, लेकिन अराउंड 1 के रहना भी इसका मतलब ये है कि एक इन्फेक्शन पर्सन दूसरे 1 से ज्यादा लोगों को इन्फेक्ट कर सकता है अगर वो 1 से ज्यादा है। अराउंड में भी रहने में रिस्की है, क्योंकि ये हम मान के चलते हैं कि बहुत सारे लोग टेस्ट नहीं कराए होंगे या नहीं हुआ होगा, तो रियल में आर की वैल्यू शायद 1 को पार कर चुकी होगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि सीधे सीधे केसेस वहां पे भी थोड़ा सा और बढ़ेंगे और इन्फेक्शन और बढ़ सकता है। अच्छा, और इन 2 राज्यों के अलावा और किन राज्यों में आर नॉट बढ़ा है? देखिए, ये सबसे लोग नोटिस नहीं कर रहे हैं, लेकिन सबसे ज्यादा खतरनाक ट्रेंड नॉर्थ ईस्ट से आ रहा है, गोवा से आ रहा है और छत्तीसगढ़ से भी आ रहा है, जहाँ पे कि 1 से ज्यादा और नॉट रिकॉर्ड किया गया है। लेटेस्ट जो नंबर अवेलेबल है 10 जुलाई तक का। तो मैं आपको अगर स्टेट के नाम बताऊं, अरुणाचल प्रदेश, असम, छत्तीसगढ़, गोवा, हिमाचल प्रदेश, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, ये हमने अगर टॉप 10 की लिस्ट लें और उसमें से अगर हम केरल और महाराष्ट्र को निकाल दें तो ये सारे स्टेट हैं, और मोस्टली उसमें से नॉर्थ ईस्ट के इंक्लूडिंग गोवा, छत्तीसगढ़ जैसे राज्य शामिल हैं। तो ये एक बहुत ही खतरनाक इंडिकेशन जा रहा है। जैसे कि अगर मैं आपको बताऊं कि आर की वैल्यू अरुणाचल में तो सबसे ज्यादा
1.28 के करीब पहुंच गई है। वहीं असम में भी 1.04 है। और ये सारे स्टेट्स हैं, इवन छत्तीसगढ़ जहाँ तक ये माना जा रहा था कि केसेस कंट्रोल है, 1.07 मतलब जो लेटेस्ट अवेलेबल आर का डेटा है वो शो कर रहा है। सो तकरीबन अगर 36 यूनियन टेरिटरीज और स्टेट्स का ले अगर डेटा, तो उसमें से टॉप 10 ये स्टेट्स हैं जहाँ पे कि आर की वैल्यू ज्यादा है। और ये इसको अगर हम थोड़ा और केसेस को देखना चाहें कि बाकी और कौन से स्टेट्स हैं साथ पे सबसे ज्यादा, तो उसमें त्रिपुरा, सिक्किम, मिजोरम, मणिपुर, मेघालय, हिमाचल प्रदेश, गोवा में बता चुका हूं आपको, और असम, अरुणाचल प्रदेश। तो ये कई स्टेट्स स्पेशली नॉर्थ ईस्ट के हैं जो सबसे ज्यादा 1.62 अगर कहें तो मैं अपर जो लिमिट है 1.55 जो है आर की वैल्यू वो आपकी सिक्किम में है। तो आप अंदाजा लगाए कि नॉर्थ ईस्ट पूरा एक तरह से कहा जाए कि सबसे ज्यादा इन्फेक्शन का नंबर ऑफ इन्फेक्शन, यानी एक आदमी एक से ज्यादा लोगों को इन्फेक्ट कर रहा है नॉर्थ ईस्ट में। यूपी के चित्रकूट में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की बैठक चल रही है। बैठक में शीर्ष नेतृत्व शामिल है और एक के बाद एक अहम फैसले हो रहे हैं, जिनकी औपचारिक घोषणा बस 2-1 दिन में हो जाएगी। वैसे इस बीच संघ और बीजेपी के रिश्ते में नयापन आने की संभावना जताई जा रही है। असल में 3 महीने पहले ही संघ ने दत्तात्रेय होसबोले को नया सर कार्यवाह चुना था। उसके बाद होसबोले अपनी टीम बनाने में जुट गए। उन्होंने तय किया कि संघ और बीजेपी के बीच कोऑर्डिनेशन की जिम्मेदारी में बदलाव किया जाए, तो अब यह जिम्मा अरुण कुमार को दिया गया है। वो देखेंगे समन्वय का काम। उनसे पहले साल 2014 से यही काम कृष्ण गोपाल कर रहे थे। अरुण कुमार की नियुक्ति इसलिए अहम है क्योंकि जल्दी ही देश में कई चुनाव होने हैं। यूपी का विधानसभा चुनाव भी उनमें से एक है, उसके बाद लोकसभा चुनाव भी होना है। तो हमने राहुल श्रीवास्तव से बात की, जो इंडिया टुडे टीवी में नेशनल अफेयर्स एडिटर हैं। उनसे हमने पूछा कि संघ अरुण कुमार को समन्वयक बनाकर क्या साधना चाहता है। देखिए, एक तो इस बदलाव के बारे में ये कहना चाहूंगा कि ये बदलाव कोई ऐसा नहीं कि किसी परफॉर्मेंस क्राइटेरिया, किसी परेशानी कारण हुआ हो। इसका बदलाव का बड़ा कारण यह है कि कृष्ण गोपाल जी की स्वास्थ्य थोड़ा ठीक नहीं रहा है। उनको 2 बार कोविड हुआ, जिसके कारण वो काफी अरसे तक सक्रिय नहीं रह पाए। फिर उनके पांव में चोट लगने के कारण वो थोड़ा सा आउट ऑफ सर्कुलेशन है। इस कारण से अरुण कुमार जी को, जो कि अभी सह सरकारवाहक भी हैं, उनको ये कार्यभार सौंपा गया है। इनका एक और जो इनके लिए इनके प्लस है इनके लिए, ये इनका केंद्र दिल्ली है, और दिल्ली होने के कारण बीजेपी से जो केंद्रीय नेतृत्व से समन्वय है वो ज्यादा अच्छा रह सकेगा। इसके अलावा अरुण कुमार जी का कार्यक्षेत्र पिछले कुछ सालों में जम्मू एंड कश्मीर रहा है, और आपको मालूम है कि पिछले कुछ समय से डिलिमिटेशन की कार्यवाही शुरू हो गई है जम्मू एंड कश्मीर में। और किसी सरकार ने, प्रधानमंत्री ने बैठक करी थी तमाम कश्मीर के नेताओं के साथ कि किस तरह से चुनावी प्रक्रिया दोबारा शुरू की जाए। तो उसमें भी अरुण कुमार जी का जो एक्सपीरियंस है, जो रहा है, वो काफी काम आएगा। इस वजह से कहा जा रहा है कि तमाम जो नए मुद्दे आरएसएस लेना चाह रही है आने वाले दिनों में, दिल्ली में उनका बेस होने के कारण 1964 में पूर्वी दिल्ली में ही इनका जन्म हुआ था, झिलमिल कॉलोनी में। तो दिल्ली से और दिल्ली की राजनीतिक गतिविधि से काफी तरह से वो अवेयर है। इस कारण से उनको चयन किया गया है। 3 महीने पहले ही दत्तात्रेय होसबोले को संघ का नया सर कार्यवाह चुना गया, और उसके बाद से ही वो अपनी टीम में बदलाव कर रहे हैं। तो ये माना जाए क्या राहुल जी कि इस बैठक में अभी कुछ और बड़े संगठनात्मक बदलाव देखने को मिल सकते हैं, या कुछ और बड़े फैसले हो सकते हैं? देखिए, इसमें ये जो बैठक है, ये वो बैठक नहीं जिसके अंदर सारे सभी दलों के, जो आरएसएस के तमाम सक्रिय ग्रुप्स हैं, जैसे बीजेपी, विश्व हिंदू परिषद, इनके अध्यक्ष जाते हैं इस बैठक में। तो इसको लेकर के जो रूपरेखा है, जैसे कि आज तमाम इलाकों के जो प्रांतीय प्रमुख हैं या ऑर्गेनाइजेशन सेक्रेटरी हैं, जो तमाम बीजेपी के, यानी बीजेपी और तमाम जो ग्रुप हैं, वीएचपी, स्वदेशी जागरण मंच, इसमें जो उनके ऑर्गेनाइजेशनल यानी महामंत्री जो हैं, उनकी बैठक आज होगी। वीडियो कॉन्फ्रेंस से उनसे बातचीत हो रही है। आरएसएस इस बैठक के अंदर एक नई रूपरेखा लेकर के आ रही है। कोई और बड़े फैसले की बात नहीं हो रही है। इसमें बंगाल के उन्होंने प्रभारी, प्रांत प्रचारक वगैरह बदले हैं। इसमें ज्यादातर जो निकल के आएगा कि किस तरह से आरएसएस नए मुद्दों को अपना फोकस बनाने जा रही है।
क्योंकि आरएसएस अपना एक्सपेंशन सिर्फ शाखाओं और शाखाओं को अटेंड करने वाले लोगों को या प्रचारकों से नहीं बढ़ा रही है। वो क्या कर रही है कि अपना स्वरूप बदल रही है कि जिन मुद्दों पे वो आगे फोकस करेगी, उसमें पर्यावरण एक बड़ा मुद्दा है। पर्यावरण को लेकर के आरएसएस काफी सक्रिय रूप से काम करेगी। ड्रिंकिंग वाटर है, इस तरह की गतिविधियों से वो देश के अन्य कोनों में जाएगी। और मैं बताना चाहूंगा कि करीब 2.5 लाख आने वाले दिनों में ऐसे सेंटर पॉइंट्स होंगे पूरे देश में, जहां से कोविड के खिलाफ लड़ाई में सरकारों और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस की मदद के लिए 2.5 लाख पॉइंट क्रिएट किए जाएंगे, जहां आरएसएस कार्यकर्ता स्थानीय लोगों को मदद करेंगे कि अगर कोई थर्ड वेव आती है, जैसे कि बात की जा रही है स्वास्थ्य एक्सपर्ट्स के द्वारा, तो वहां पे मदद करेंगे। ये बैठक पूर्ण रूप से आरएसएस की पिछली काम किया है उन्होंने, कार्रवाइयां रही हैं उनके रिव्यू की बातें होती हैं, या आने वाले दिनों में जो कार्यक्रम चलेंगे उनकी बातें होती हैं। सुपरस्टार रजनीकांत ने बड़ा फैसला कर लिया है, अब वो राजनीति में नहीं आएंगे। इसके साथ ही उन्होंने तय किया है कि अपने दल रजनी मक्कल मंदरम को डिसॉल्व कर देंगे। वो कई महीनों से हेल्थ प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं। 2017 में उन्होंने तय किया था कि पॉलिटिक्स करेंगे, लेकिन फिर दिसंबर 2020 में फैसला किया कि तमिलनाडु का विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। फिर वो भी नहीं लड़ा, वजह बताई कि हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं और कोरोना आ गया है। तो अब जो बड़ा फैसला किया है उन्होंने कि वो राजनीति से मणक्कम कर लेंगे, तो उसके पीछे असली वजह क्या रही, ये जानने के लिए हमने चेन्नई में सीनियर जर्नलिस्ट हैं डी सुरेश कुमार, उनसे बात की। इसकी तो संभावना पहले से ही थी। पिछले दिसंबर में ही उन्होंने साफ साफ कह दिया था कि वो राजनीति में प्रवेश नहीं कर रहे हैं, क्योंकि एक तो कोरोना का माहौल चल रहा है और ऊपर से उनका जो स्वास्थ्य है वो भी सही नहीं है। उनका रीनल ट्रांसप्लांट हुआ था 2 साल पहले, तो इसकी वजह से इम्यूनोसप्रेसेंट उनको मेडिकेशन पे है। तो इसके वजह से उन्होंने पिछले साल ही दिसंबर में साफ साफ बता दिया कि वो राजनीति में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। आज जो हुआ है ये यही है कि उनको वो राजनीति में आने से पहले अपने जो फैंस एसोसिएशन था, रजनीकांत फैंस एसोसिएशन, उसको एक जनता मंच के रूप में उन्होंने बदल दिया था। रजनी मक्कल मंडरम, रजनीकांत जनता मंच, इसके रूप में बदल दिया था। तो अभी वो राजनीति में प्रवेश नहीं हुए, तो इसका क्या होगा, ये मंच का क्या होगा, इसके बारे में उन्होंने थोड़ा विचार किया उनके ऑफिस बैलेंस के साथ, और ये तय ले लिया कि ये मंच को अभी डिसॉल्व कर दिया जाएगा और वापस ये रजनीकांत फैंस वेलफेयर एसोसिएशन बन जाएगा। तो आज इसका एक फाइनलिटी आया है बस, लेकिन ये तो पहले से ही मालूम था कि वो राजनीति में कभी नहीं आएंगे करके, ये तो पहले से तय हुआ हो चुका है। अच्छा सुरेश जी, बीजेपी रजनीकांत के साथ साठगांठ की कोशिश कर रही थी, लेकिन अब ये जो फैसला हुआ है इससे दूसरे दलों की सियासत पर क्या असर देख रहे हैं आप? रजनीकांत अभी इस समय आप देखेंगे तो वो एक अनटेस्टेड पॉलिटिकल फोर्स ही, जब भी वो राजनीति में नहीं थे और नहीं आने वाले हैं, तो इनका यदि ये राजनीति में आते तो उनको क्या असर पड़ता जनता पे, ये अभी स्पेकुलेशन नहीं रह जाएगा, इन द रियल्म ऑफ स्पेकुलेशन उसी के अंदर रहेगा। वो कहते हैं कि 1996 में रजनीकांत ने डीएमके और टीएमसी को आवाज दिया, तो इसी की वजह से उन्होंने जीता। लेकिन उस समय हमें ये भी याद रखना है कि 1996 में जयललिता का जो पॉपुलैरिटी था वो बहुत बहुत लो था। लोग गुस्से में थे क्योंकि उस समय भ्रष्टाचार का आरोप बहुत ज्यादा था तमिलनाडु में। तो किसी न किसी तरह रजनीकांत है या रजनीकांत नहीं होते थे उस समय, तब भी डीएमके और टीएमसी ही जीतता था उसके समय। उसके बाद 98 और 2004 में रजनीकांत ने पॉलिटिकल पार्टीज को अपना समर्थन दिया, लेकिन दोनों ही चुनाव में आप देखेंगे तो 98 में डीएमके टीएमसी को लोकसभा चुनाव में हार गए थे रजनीकांत के समर्थन के बावजूद। और 2004 में जब उन्होंने बीजेपी और एडीएमके को इंडायरेक्टली सपोर्ट किया था, तब सब 40 सीट तमिलनाडु और पुडुचेरी के 40 लोकसभा सीटों में डीएमके और कांग्रेस जीत गए, एडीएमके और बीजेपी हार गया। तो उनका जो सपोर्ट बेस है ये अनटच्ड ही रहेगा। और ऊपर से आप अभी भी देखे होंगे कि जो फिल्मी कलाकार जो तमिलनाडु में पॉलिटिक्स में है, उनका जनता उनको पूरी तरह से उनको अपनाया नहीं है। अभी कमलहासन खुद हार गए थे इस चुनाव में, पिछले चुनाव में कोयम्बटूर साउथ में कमलहासन आ गया और उनका पार्टी का वोट शेयर भी गिर गया 2019 से देखेंगे तो बीजेपी जो रजनीकांत के ऊपर चढ़ के थोड़ा यहाँ पर राजनीति करना चाहती थी वो अभी नहीं होगा। और इसके बजाय ही उन्होंने अन्नामलाई जो फॉर्मर कर्नाटका कैडर वाले आईपीएस ऑफिसर है, उनको अभी पार्टी के तमिलनाडु बीजेपी का उन्होंने अभी उनको प्रेसिडेंट बनाया है। तो अभी अन्नामलाई जैसे एक युवा फोर्स जो कि अभी सिर्फ 36 साल है उनका आयु है उनका,
तो वो ले चलेंगे बीजेपी का जो एजेंडा है उसको। अभी 20 साल बाद बीजेपी को यहाँ पे 4 MLA भी मिल चुके हैं, तो बिना रजनीकांत के ही वो अभी अपने राजनीतिक सफर में बीजेपी यहाँ से ज्यादा दाव डालेगा। आपने यूरो कप का फाइनल देखा? आज सुबह हो रहा था, मैंने रात भर जाग कर देखा और बहुत इंटरेस्टिंग था। लंदन के वेम्बली स्टेडियम में खेले गए मुकाबले में मामला जो है पेनल्टी शूटआउट तक पहुंचा और इटली ने ऐतिहासिक जीत दर्ज की। इससे बौखलाए ब्रिटेन के फैंस ने कुछ इटालियन फैंस की पिटाई कर दी स्टेडियम के बाहर ही। और इससे बुरा यह भी हुआ कि सोशल मीडिया पर ब्रिटेन के ही कुछ लोगों ने अपने ब्लैक फुटबॉलर्स के खिलाफ घटिया नस्लीय टिप्पणियां की। दुर्भाग्य ये था कि इंग्लैंड की तरफ से मार्कर रशफोर्ड, बुकायो साका और जेडन सांचो तीनों खिलाड़ी पेनल्टी शूटआउट में गोल नहीं कर सके। तीनों ही ब्लैक फुटबॉलर हैं। बस इसके बाद सोशल मीडिया पर जैसी जैसी बातें लिखी गईं, उसके बाद ये हुआ कि ब्रिटिश पीएम तक ने उसकी कठोर आलोचना की। ये बुरा इसलिए भी है क्योंकि ब्रिटेन को बहुसंस्कृति वाला देश माना जाता है। हमने इस पर बात की सीनियर जर्नलिस्ट और पॉडकास्टर परवेज आलम से, जो ब्रिटेन में ही रहते हैं। परवेज जी, अमेरिका में जॉर्ज फ्लॉयड की हत्या के बाद एक आक्रोश और फिर जागरूकता दुनिया भर में दिखाई दी। ब्लैक लोगों के साथ व्हाइट्स ने भी एकता दिखाई कि डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, रेशियल। यहाँ तक कि हर गेम से पहले हमने देखा कि दोनों टीमों के सारे खिलाड़ी अपने घुटने ज़मीन पर टिकाकर रेशियल डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ संदेश देते हैं। ऐसे में यूरो कप की हार के बाद अपने ही खिलाड़ियों के खिलाफ कुछ फैंस की टिप्पणियां यही दिखाती हैं कि संदेश पूरी तरह नहीं फैला और कामयाब नहीं हुआ। ये जो नफरती ज़हनियत है वो एक बड़ी हद तक सिर्फ सोशल मीडिया पर महदूद है। कुछ इसलिए भी मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि इंग्लैंड की जो फुटबॉल एसोसिएशन है वो हमेशा दूसरे मुल्कों से ये शिकायत करती आई है कि भाई हमारे खिलाड़ी जब आपके यहाँ जाते हैं तो आपके यहाँ रेसिज्म का उनको शिकार होना पड़ता है, आपके जो दर्शक हैं वो उनके साथ में ठीक व्यवहार नहीं करते। तो इंग्लैंड की ये शिकायत है दूसरे देशों के साथ में, और अब खुद इंग्लैंड में उसके जो फुटबॉल फैंस हैं वो वैसी ही हरकतों पर उतर आते हैं। तो जाहिर सी बात है ये यहाँ इंग्लैंड में बहुत ही एम्बैरेसिंग बात है। और यही वजह है कि प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन ने सुबह उठ के 7 बजे जो अपनी पहली ट्वीट जारी की उसमें यही बात की कि भाई ये बहुत गंदी और घटिया हरकत है। अच्छा, आप इतने सालों से पत्रकारिता में रहे हैं और यूरोप में भी रहते हैं, आप ऐसे डिस्क्रिमिनेशन पर कोई घटना याद कर पा रहे हैं पुरानी, खासकर खेल में जब मामला इस तरह सुर्खियों में आया हो? ये बात तय है कि फुटबॉल में रेसिज्म को बहुत ज़्यादा गंभीरता से लिया जाता है। नए नियम आए हैं, अगर खिलाड़ी पिच पर रेसिज्म की शिकायत करता है और बताता है कि दर्शक उसके साथ रेस या उसकी जाति को या उसके रंग को टारगेट बना रहे हैं तो रेफरी वार्निंग देकर मैच बीच में ही रोक सकता है। और ऐसा नहीं है, कई मैच रोके गए हैं इसी शिकायत पर। यूरोप में भी ऐसा हुआ है। अच्छा, बात सिर्फ कल के फाइनल की इसलिए नहीं है क्योंकि पिछले 1 साल में यहाँ तकरीबन इंग्लैंड के कई ऐसे काले खिलाड़ी हैं जिन्होंने ये रेसिज्म की शिकायत की है कि इंग्लैंड में भी हुआ है, फैंस ऐसी हरकतें करते हैं। और उनमें मार्कस रशफोर्ड शामिल हैं जो कल पेनल्टी लेने के लिए आए थे और नहीं ले सके थे। तो विरोधाभास ये है कि इंग्लैंड के ज़्यादातर फुटबॉल क्लब्स में जो ब्लैक खिलाड़ी हैं उनकी तादाद बढ़ रही है एक तरफ, और वो इसलिए बढ़ रही है कि वो अच्छे खिलाड़ी हैं। अब जैसे कि रहीम स्टर्लिंग को ले लीजिए जो कि सुपरस्टार हैं यहाँ इंग्लैंड की टीम के, जमैका में पैदा हुए, 5 साल की उम्र में लंदन आ गए, फुटबॉल खेलते खेलते बड़े हुए, और जब मैनचेस्टर सिटी नाम के क्लब ने उन्हें ख़रीदा तो कीमत थी 49 मिलियन पाउंड्स, यानी कि 49 मिलियन पाउंड्स ये ट्रांसफ़र फ़ी थी। और ये हाईएस्ट फ़ी थी, ऐसा नहीं है कि किसी गोरे को मिली हो, काले को मिली थी। अच्छा, हम रेशियल डिस्क्रिमिनेशन की ज़्यादातर घटनाएं तो अमेरिका में सुनते रहे। ये तो सच है कि पूरे यूरोप में सब होता है, किसी ना किसी रूप में तो पूरी दुनिया में ही होता है। मैं ये जानना चाह रहा था कि आप लंदन में हैं, आप वहाँ की सोसाइटी में इस डिस्क्रिमिनेशन को किस तरह पाते हैं? मतलब ये अमेरिकी समाज के मुकाबले किस तरह का है वहाँ? मैं समझता हूँ कि इंग्लैंड देखिए बहुत ही डाइवर्स है। यहाँ कानून है, माइनॉरिटीज़ चाहे वो हिंदू हों, मुसलमान, काले या चीनी, सबके बराबर का अधिकार है। लंदन की कुल आबादी में 42% एथनिक माइनॉरिटीज़ के लोग रहते हैं, सोचिए। और जहाँ वेम्बली फुटबॉल स्टेडियम है, यानी कि वो इलाका जहाँ ये है वो ब्रेंट काउंसिल में आता है, और यहाँ ब्रेंट काउंसिल में जो पूरी आबादी है उसमें 65% लोग जो हैं वो माइनॉरिटीज़ के लोग रहते हैं। और लंदन के मेयर के बारे में सब जानते हैं, सादिक खान।
सन 2016 से लगातार इलेक्ट होकर आ रहे हैं। एक पाकिस्तानी इमिग्रेंट के बेटे हैं। यूके की जो होम सेक्रेटरी हैं यानी कि गृह मंत्री हैं वो प्रीति पटेल हैं। चांसलर ऑफ द एक्सचेकर यानी कि जो वित्त मंत्री हैं वो ऋषि सुनक हैं, जो कि भारत की जो आईटी कंपनी है इन्फोसिस उसके जो फाउंडर हैं नारायण मूर्ति उनके दामाद हैं। तो मतलब ये है कि आज का जो यूके है वो बहुत डाइवर्स है। यहाँ की मेजॉरिटी ब्लैक लाइव्स मैटर जैसे आंदोलन को ज़बरदस्त सपोर्ट देती आई है, लेकिन इसमें भी दो राय नहीं है कि सोशल मीडिया पर माइनॉरिटीज़ के खिलाफ जहर उगलने वालों की तादाद में भी इजाफा हो रहा है। और जब मैं ये बात कहता हूँ तो आप भारत को उठा के देख लीजिए, यही हाल है सोशल मीडिया का। तो आज के दिन भर में इतना ही। कुछ कहना सुनना चाहते हो तो radio@aajtak.com पर मेल कर सकते हैं। फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, कहीं भी जहां भी हम आपको मिले वहां कमेंट कर दीजिएगा। सारे कमेंट्स हम पढ़ते हैं और अपने शो में शामिल भी करेंगे। आज का दिन भर प्रोड्यूस किया है खुशबू ने और साउंड मिक्सिंग कर रहे हैं कपिल देव सिंह। मेरा नाम नितिन ठाकुर है। इजाजत दीजिए और सुनते रहिए आज तक रेडियो।